बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हिंदी में कहें तो अर्थशास्त्र का, ठीक है। इसके लिए आज की ये एक ही वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो में आपकी जो पहली वाली किताब है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो इस वीडियो में आपकी इस किताब के हर एक चैप्टर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो पहली वाली किताब है इसका ये एक वन शॉट वीडियो है, जिसमें आपके पूरी की पूरी किताब के हर एक चैप्टर से हम 100+ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए रहेगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, आपकी जो फर्स्ट बुक में टोटल आपकी 4 इकाइयां हैं, ठीक है, यानी कि 4 यूनिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक यूनिट के आपके जो सब चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनके अलग अलग से आपके एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपकी इकाई नंबर 2 है, इसके जैसे आंकड़ों का संगठन, संग्रहण और प्रस्तुतिकरण। तो संग्रहण के आपके अलग से एमसीक्यू दिखेंगे, ठीक है, प्रस्तुतिकरण के अलग से देखेंगे और संगठन के अलग से देखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको हर एक टॉपिक का ना बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करेंगे। बट इस वीडियो का एक रूल है, रूल ये है कि जो भी हम एमसीक्यू अभी डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में जरूर आंसर करना। आप मन में सोचना कि सर ने ये क्वेश्चन बताया और मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा, मेरे हिसाब से इसका ये होगा, और जब मैं बताऊंगा तो मैच करना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका माइंड जो है वो एकदम बेसिकली जाग जाएगा कि हाँ, मेरा कुछ गलतियां थी अब मुझे याद हो गई हैं, है ना, इस प्रकार से। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 से, जो कि हमारा बेसिकली सांख्यिकी का परिचय है। ओके, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्थशास्त्र की जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी का एक मूलभूत कारण होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स की, तो इसका एक मेन रीजन है। वो रीजन क्या है? क्या ये गरीबी है, जनसंख्या है, दुर्लभता है, या फिर बेरोजगारी है? तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं दुर्लभता। अब आप अपने मन में सोचना, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन पढ़े तो आपको अंदाजा लगा होगा कि आपके हिसाब से क्या है आंसर, सही है क्या नहीं है। और जब मैंने बताया कि दुर्लभता इसका मेन कारण है, ठीक है, तो अब आप मैच करो कि आपने जो सोचा था क्या उससे ये मैच कर रहा है। अगर नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, और सही है तो तैयारी अच्छी है आपकी, ठीक है। अब देखिए, इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है भाई कि जो अर्थशास्त्र है इसे हम परिभाषित कर सकते हैं किस रूप में, कि जो लोग हैं वो डैश कैसे करते हैं इसका अध्ययन। यानी कि हम बात जब करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की, तब हम ये कहते हैं कि लोग जो है वो किसका कैसे करते हैं इसका अध्ययन है। तो किसका क्या, कैसे क्या करते हैं? तो बेसिकली ये लोग जो दुर्लभ संसाधन हैं, इन सभी का उचित उपयोग से संतुष्टि कैसे करते हैं, इसी के अध्ययन को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप भी सोचते चलना अपने दिमाग में कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, आर्थिक समस्या से क्या तात्पर्य है? जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की, तो इसका सबसे बड़ा मेन जो रीजन है या फिर इसका अर्थ क्या होता है? तो आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होती है? जब हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तभी तो होती है ना। हमारी फैमिली में मान लेते हैं कि 100 रुपए की कमाई होती है, आवश्यकताएं बढ़ गई है हमारी अब 150 रुपए की, तो ऐसा ही होता है ना। तो इसी को बोल देते हैं। फिर है सीमित संसाधन, यानी कि हमारे पास पैसे तो 100 रुपए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास में एसी भी आ जाए, हमारे पास में फ्रिज भी आ जाए, ठीक है ना। तो सीमित संसाधन ही बचे हमारे पास में। फिर संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी है। तो ये सभी रीजन हैं आर्थिक समस्या के, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आप सोचते चलो और देखते चलो। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया नहीं है? यानी कि आपको इसमें से क्या बताना है, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा क्रियाकलाप जो कि इकोनॉमिकल रिलेटेड नहीं है। तो नेक काम के लिए रक्तदान करना रिलेटेड है, एक माँ के द्वारा किए गए घर के काम ये भी रिलेटेड है, पिता के द्वारा दी गई बच्चों की देखभाल ये भी रिलेटेड है, बट अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवाएं ये गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है
कि इनमें से एक कथन गलत है, तो वो कथन कौन सा है ये बताना है। तो ध्यान से देखो, जो सांख्यिकी है यानी कि जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, तो ये आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने में हमारी सहायता करती है। बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हमें एक्सप्लेन करने में मदद करती है। सांख्यिकी जो है इसके माध्यम से हम आर्थिक नीतियों को निर्मित भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सांख्यिकी जो है ये विभिन्न प्रकार की विधियां, सांख्यिकी कई प्रकार की विधियां होती हैं, तो इन सभी से बुद्धि का स्थानापन्न नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहना कि सांख्यिकी जो है वो आर्थिक समस्याओं को हल करती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक समस्याओं को हल तो नहीं करती है लेकिन उसको विश्लेषित करती है, प्रॉब्लम क्या है उसका रीजन क्या है ये बताती है, लेकिन सॉल्व नहीं करती खुद। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, निम्न में से कौन सी क्रिया जीवन का एक सामान्य कारोबार नहीं है? एक नॉर्मली जो वर्क होता है वो इसमें से नहीं है। तो देखेंगे, वस्तुओं एवं सेवाओं का संचय, क्या ये कोई आम व्यक्ति करेगा कि वो किसी भी वस्तु का संचय करे? ठीक है, गोदाम में भर डाले, ठीक है, बहुत सारी सेवाओं का संचय कर ले। क्या कोई एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा करेगा? नहीं करेगा। जबकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो कोई भी कर सकता है, वस्तुओं सेवाओं को बेच भी कोई भी सकता है, वस्तुओं सेवाओं को खरीद भी कोई सकता है, लेकिन संचय जो है वो एक आम व्यक्ति नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक सामान्य कारोबार में नहीं आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सेवा प्रदाता की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें से कौन सा व्यक्ति सेवा दे रहा है, बिजनेस नहीं कर रहा है, सेवा दे रहा है। तो देखते हैं, एक रेस्टोरेंट में काम करता हुआ वेटर, तो वो भी पैसे के लिए काम कर रहा है। ठीक है, किसके अंडर में? होटल मैनेजमेंट के अंदर में। ठीक है, एक निर्माण स्तर पर मजदूरी करता हुआ मजदूर, तो मजदूर भी मजदूरी कर रहा है किसी ठेकेदार के अंडर में। ठीक है, एक फर्म का मैनेजर, तो मैनेजर भी है, लेकिन सड़क के किनारे बैठा हुआ जो मोची है वो एक सेवा प्रदाता है। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, इकोनॉमिकल जो है वो इसमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करना ये भी है, लेकिन वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय करना ये भी है। बट ये कहना कि अधिक से अधिक बचत करना ये कोई आर्थिक क्रिया नहीं है। बचत करने का मतलब क्या हो गया? आप इकोनॉमिकल जो आपकी एक्टिविटीज है उससे हट रहे हो, कट रहे हो उससे, है ना? तो ये अधिक से अधिक बचत करना ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे मैं बताना कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। 3 सही है लेकिन एक गलत है। तो देखिए, सांख्यिकी जो है, स्टैटिक्स जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जो मात्रात्मक आंकड़े होते हैं इनसे सरोकार रखती है। ठीक है, सांख्यिकी के निष्कर्ष जो है वो हमेशा औसत रूप में सत्य होते हैं, यानी कि 100% जो है ये 100 नहीं होते, 99.99 हम बोल सकते हैं, लेकिन 0.001% ये सही नहीं होते हैं। ठीक है, सांख्यिकी जो है ये केवल गुणात्मक तथ्यों का सरोकार होती है, ये गलत है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ ही लिया है कि जब कोई एक चीज मात्रात्मक सरोकार है तो वो गुणात्मक नहीं हो सकती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये अनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी सांख्यिकी आंकड़े के परिवर्तनों से हम आने वाले भविष्य को भी आंक सकते हैं, इकोनॉमिकल में ये चीज होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सांख्यिकी सरोकार रखती है। तो अभी आपको मैंने जस्ट यहीं पे बताया, सांख्यिकी जो है मात्रात्मक आंकड़े, मात्रात्मक यानी कि किसी भी प्रकार का जो मात्रात्मक आंकड़ा है वो किसमें होता है? अंकों में होता है। ठीक है, यानी कि संख्याओं में होता है। तो हम क्या बोलेंगे? ये केवल और केवल संख्यात्मक तथ्यों से होता है। किससे? केवल संख्यात्मक है। अब बच्चे कहेंगे सर ये केवल एक संख्या से क्यों नहीं? क्योंकि आंकड़े केवल एक संख्या में नहीं कई संख्या में डिवाइडेड होते हैं, है ना? तो आपका ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देखो भाई बड़े ध्यान से, अब इसमें आपको लगाना है अपना दिमाग बड़े ध्यान से, ठीक है ना? देखिए क्या कहा गया है, जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स के स्टडी की, सांख्यिकी के अध्ययन की विधि की, तो इसके चरण क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? सबसे पहले हम आंकड़े जो होते हैं इनको संग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? आंकड़ों को, पहले आंकड़ों को हम संग्रहण करते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं आंकड़ों का संगठन। क्या करते हैं? आंकड़ों का संगठन करते हैं। फिर इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं और फिर इसका विश्लेषण और फिर करते हैं इसका निर्वचन। ठीक है, तो आपका जो बी वाला है, आंकड़ों का संग्रहण, संगठन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब अच्छा पहला वाला आपका जो चैप्टर था, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, आपकी जो यूनिट 1 थी, इकाई 1 सांख्यिकी परिचय, ये हमने डिस्कस कर ली। टोटल आपके इससे जो है वो 11 MCQ बने थे इंपॉर्टेंट। वैसे तो देवी और भी रखे थे,
बट उनको करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने आपको इस चैप्टर के करवा दिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली हमारी जो सेकंड वाली इकाई है, आंकड़ों का संकलन, संगठन और प्रस्तुतिकरण, इससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आंकड़ों का संकलन, इससे संबंधित एमसीक्यूज की, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि आंकड़ों का संग्रहण करने की सबसे तीव्र विधि है। जब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की तो इसमें से सबसे कौन सा तेज गति से हमारे लिए डेटा ला सकता है। क्या हम एक प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उसका इंटरव्यू लें, ठीक है, या फिर साक्षात्कार हो गया, या फिर गूगल फॉर्म भर के। अब जैसे ही आपने सुना गूगल फॉर्म भर के, तो एक गूगल फॉर्म जो कि 2 से 3 मिनट में भरा जाता है उससे आपका पूरा डेटा निकल आता है ना। तो कौन सा राइट हो जाएगा, सी वाला एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो ध्यान से। जब हम बात करते हैं समय की, धन की और श्रम की, इन तीनों ही दृष्टि से ऐसी कौन सी आंकड़े एकत्रित करने की विधि है जो कि बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, ठीक है। तो वो कौन सी विधि है, वो होती है बच्चों प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंतर्गत जो शोधकर्ता होता है उससे हर एक व्यक्ति से प्रत्यक्ष तौर पे मिलना पड़ता है, जिसके लिए उसका समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, पैसा बहुत लगता है, श्रम बहुत लगता है, क्योंकि जब उसका साक्षात्कार करता है तो बहुत पैसा श्रम लगता है उसमें, है ना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। द्वितीयक आंकड़ों में इनमें से कौन सा सम्मिलित हो सकता है, यानी कि जब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखो सरकारी दस्तावेज, ठीक है, इससे भी हमें द्वितीयक आंकड़े मिलते हैं। व्यक्तिगत दस्तावेज, इससे भी मिलते हैं। उपलब्ध अनुसंधान आंकड़े, ये भी ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम द्वितीयक आंकड़ों में, उपरोक्त सभी, ये डी वाला हमारा राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से आंकड़े एकत्रित करने की कौन सी विधि है, यानी कि हम कहते हैं जब डेटा को बेसिकली कलेक्ट करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं, प्रश्नावली के द्वारा भी, साक्षात्कार के द्वारा भी, और जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं इनके द्वारा भी। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्राथमिक आंकड़े जो है ये एकत्रित किए जा सकते हैं। मैंने आपसे सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन की तो उनका मूल सोर्स, मूल जो स्रोत है वो क्या होता है। क्या कि कोई एजेंसी से होता है, किसी वेबसाइट से, या फिर उनके मूल स्रोत से। तो किससे प्राप्त होते हैं, मूल स्रोत से। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO, इससे एकत्रित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं NSSO की, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, तो इसके द्वारा जो भी डेटा बेसिकली कलेक्ट किया जाता है वो कैसा डेटा कहलाता है। सिंपल सी बात है, ये स्वयं उसके मूल स्रोत से तो प्राप्त नहीं करेगा, तो यानी कि प्राइमरी डेटा इसके अंतर्गत आएगा नहीं, प्राथमिक आंकड़ों वाला। तो कौन सा आएगा, इसके हाथ लगेगा द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है, सेकेंडरी डेटा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सी प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधि नहीं है, यानी कि जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की तो इसमें से कौन सी एक विधि, एक मेथड नहीं है। सबसे पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के माध्यम से बिल्कुल करते हैं, ठीक है, प्रश्नावलियों के द्वारा भी हम करते हैं, सूचना जो मिलती है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान भी शामिल होते हैं। लेकिन भारत की जनगणना से एकत्रित की गई आंकड़े फर्स्ट, यानी कि जो प्राइमरी डेटा होता है इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये आता है सेकेंडरी डेटा में। किसमें, सेकेंडरी, द्वितीयक आंकड़ों में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला आपका इसमें से विधि नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। जब हम बात करते हैं बच्चों व्यक्तिगत अनुसंधान विधि की, तो इसमें से इस विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अर्थात आपको क्या बताना है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ये एक जो विधि है व्यक्तिगत अनुसंधान की, इसके बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला, इसमें क्या होता है व्यक्तिगत अनुसंधान में कि इसका जो एरिया है वो सीमित रहता है बेसिकली, ठीक है। आंकड़ों की उच्च मौलिकता की हमें आवश्यकता पड़ती है, साथ ही आंकड़ों को हमें गुप्त भी रखना पड़ता है, कुछ कुछ आंकड़े जो होते हैं उसकी गुप्त जानकारी रखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये कहना कि ये जो विधि है इसके माध्यम से हम एक बहुत बड़े क्षेत्र से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र से डेटा कलेक्ट करने में वाट लग जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, धन लगेगा, ठीक है,
और श्रम भी लगेगा उसके लिए, फिर और भी बहुत सारे शोधकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उपयुक्त नहीं हो पाती है बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे तो हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हम एक बड़े से क्षेत्र में स्थित शिक्षित सूचनादाताओं से मितव्ययिता पूर्वक सूचना एकत्रित करना चाहते हैं। तो इसके लिए उपयुक्त विधि है, यानी कि जब हम बात करते हैं किसी एक एरिया के जो सूचनादाता हैं, इससे इनसे हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? तो वो होती है बच्चों डाक विधि। डाक विधि के माध्यम से हम इसको एकत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीयक आंकड़ों के प्रयोगकर्ता को जांच लेना चाहिए। तो द्वितीयक आंकड़े जो सेकेंडरी डेटा जब कलेक्ट किया जाता है, तो उसके जो प्रयोगकर्ता है उन्हें किस चीज को जांचना चाहिए? क्या उन्हें आंकड़ों की उपयुक्तता को जांच लेना चाहिए, आंकड़े विश्वास लायक हैं या नहीं इसको जांचना चाहिए, या फिर आंकड़ों की प्राप्तता है या नहीं इसको जांचना चाहिए? जैसे आपको मैं थोड़ा हिंट देता हूं, जैसे आपने 12th में हिस्ट्री जो है इसका चैप्टर नंबर अगर आपने 8 पढ़ा है, ठीक है, आईने अकबरी के बारे में, तो आपको पता होगा कि अबुल फजल की आईने अकबरी को भी 5 बार संशोधित करके बनाया गया था, तो उसमें भी कुछ गलतियां थी, है ना। तो इसीलिए उस पर विश्वास करना, उसकी पर्याप्तता, उसकी उपयुक्तता को भी थोड़ा विश्वास तरीके से देखना चाहिए, है ना, उसकी जांच करनी चाहिए। तो वही बात यहाँ पे है। तो द्वितीयक आंकड़ों में प्रयोगकर्ता को ये सारी की सारी बातें करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। लेकिन जब हम बात करते हैं 200 खेतों के गांव में फसल के ढांचे को जानने के लिए एक अध्ययन किया गया, 200 खेतों के लिए, ठीक है, जिसमें सर्व शिक्षित गांव में 50 खेतों में से 50% केवल गेहूं उगाते हैं। जनसंख्या और प्रतिदेश को पहचानिए। तो देखिए 200 खेतों के गांव की बात हुई है, तो जनसंख्या कितनी हो गई? 200 हो गई। अब बात की जा रही है सर्व शिक्षित 50%, 50 खेतों में से 50% जो है वो केवल गेहूं उगाते हैं। तो इसका 50% से 50% कितना हो गया? टोटल 50, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिसमें 200 तो जनसंख्या हो गया और 50 आपका प्रतिदर्श हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिदर्श जो विधि है ये केवल और केवल तब उपयुक्त होती है जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की जनगणना जो विभाग है इसके द्वारा किस विधि का उपयोग किया जाता है? यानी कि सिंपल आपको बताना है कि जनगणना विधि के लिए किस प्रकार की जो विधि है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रतिदर्श विधि का नहीं, द्वितीयक आंकड़ों के संकलन का नहीं, या फिर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन है आपसे, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताओ। जिस भी बच्चे का सबसे पहले कमेंट आएगा और राइट होगा तो उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन भी कर दूंगा और हार्ट भी दे दूंगा, ताकि जो बाकी के बच्चे हैं इन्हें भी पता चल सके, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना। बच्चे ने कमेंट किया होगा मैं आपको उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। आप भी कमेंट करो, हो सकता है आपका मैसेज पिन कर दूं मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, इनमें से कौन सी प्रतिदर्श विधि नहीं है? तो प्रतिदर्श विधि में क्या होता है कि यादृच्छिक प्रतिदर्श, ठीक है, व्यवस्थित और कोटा, ये तीनों शामिल हैं। लेकिन प्रश्नावली प्रतिदर्श ये कोई नहीं है क्योंकि ये प्राइमरी होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जनगणना विधि का है? तो जनगणना विधि में क्या होता है? अनुसंधान जो है वो यथार्थ एवं विश्वसनीय होता है। तो आपका बी वाला करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 16, सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्र करने और संशोधित करने और सारणीबद्ध करने के लिए राष्ट्रीय तौर पे, राज्य स्तर, दोनों ही तौर पे कई सारी एजेंसियों को शामिल किया गया है। अब आपको बताना है कि इनमें से वे एजेंसियां शामिल हैं या नहीं। तो सबसे पहली है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, यानी कि NSSO तो शामिल है। सांख्यिकी कार्यालय CSO ये भी शामिल है। वाणिज्य की आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय ये भी शामिल है। लेकिन ये कहना लेकिन क्या, ये तो एक्चुअल में है ही, उपरोक्त तो सभी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी तक हमने आपका जो सेकंड वाला यूनिट है, ठीक है, यानी कि आपकी जो दूसरी इकाई है, इसका पार्ट 1 था आंकड़ों का संकलन, ये हमने अब पूरा कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 के दूसरे पार्ट की, जो कि है आंकड़ों का संगठन। संकलन तो हम पहले देख चुके हैं, अब बात करेंगे दूसरे यानी कि संगठन की। तो आइए ध्यान से समझते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमें कि समावेशी श्रृंखला के संदर्भ में दिए गए कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। यानी कि जब हम बात करते हैं समावेशी श्रृंखला की,
तो उसमें क्या सही होता है? तो समावेशी श्रृंखला के संदर्भ में समावेशी श्रृंखला की जो ऊपरी सीमा का मान है वो उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। ठीक है, तो समावेशी श्रृंखला में क्या होता है कि ऊपरी सीमा का मान उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही मिलान का चयन कीजिए। तो सही मिलान इनमें से कौन सा है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो सही मिलान के बारे में जो राइट है वो है ए वाला। कैसे? क्योंकि जो आवृत्ति सारणी है ये विच्छिन्न श्रृंखला होती है। ठीक है, विच्छिन्न जो श्रृंखला है ये होती है, तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड में पूछा गया है बच्चों, एक खुले सिर वाली श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें, जब हम बात करते हैं किसी श्रृंखला की खुले सिर जैसी, ठीक है, तो उसमें क्या अर्थ होता है? उसमें अर्थ होता है कि पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं दी होती है और साथ ही अंतिम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा नहीं दी होती। देखो अगर ध्यान से देखोगे, पहले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा नहीं होती है, ठीक है, और अंतिम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो दो ही वर्ग अंतराल होते हैं। अब ऊपरी नीचे सीमा नहीं है तो यानी कि मतलब क्या हो गया, या तो दोनों ए और बी इनमें से कोई एक हो सकता है या फिर दोनों ही मान सकते हैं हम, है ना। तो ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है। तो एक सेकंड, इसमें से आपका जो राइट होगा ना वो सी नहीं है, वो बी वाला होगा बच्चों। कैसे? क्योंकि अंतिम जो वर्ग अंतराल है ना इसकी ऊपरी सीमा नहीं दी होती है इसमें, एक खुले हुए सिर वाले में, क्योंकि खुला हुआ सिर यानी कि ऊपर की जो सीमा है ना वो एकदम खुली है ना, इस प्रकार से। तो ये ऊपरी सीमा इसमें नहीं दी जाती है। अब निम्न सीमा तो भाई नीचे आ जाएगा, है ना, इसीलिए तो बी राइट है आपका। वही तो मैं कहूं, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकते। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से एक राइट कथन है वो हमें देखना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, वो डी है। कैसे? क्योंकि एक सतत श्रेणी के वर्गीकृत आंकड़ों में जो सांख्यिकी परिकलन है ये वर्गों के मध्य विधियों के आधार पर की जाती है। यानी कि एक सतत श्रेणी के वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन जो है ये वर्गों के मध्य आधार पर की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपका था ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बोलते हैं, एक अभिकथन जैसा है। अभिकथन हमारा ए ये कहता है, वस्तुएं या इकाइयों का वर्गीकरण हमारे मूल्यवान समय को और हमारे प्रयास को, हमारी मेहनत को बचाता है जब हम वस्तुओं का, इकाइयों का एक सही वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, अब कारण आर क्या कहता है, तो वर्गीकरण जो है वो कुछ मानदंडों के आधार पर समूह या फिर वर्गों में इकाइयों की व्यवस्थित को समूहित करना होता है। तो ये भी सही है, यानी कि है तो ये भी सही और ये भी सही और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो क्या बोलेंगे, सही भी है और ये व्याख्या भी करता है। ओके, तो आपका जो पहला वाला वो तो कर ही लिया था, ये सेकंड वाला आपका जो था, ठीक है, आंकड़ों का संगठन। वैसे तो और भी कुछ क्वेश्चन थे बट मुझे वो इंपॉर्टेंट लगे नहीं, इसलिए मैंने 5 ही लिए आपके लिए। ठीक है, अब बारी आती है यूनिट सेकंड के तीसरे वाले पार्ट की, जो कि है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ओके, अब ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें आपके 30 से लेके 35 एमसीक्यूज है एक ही इस थर्ड वाले से, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय में 42वीं कक्षा के विभिन्न संकाय, 42वीं क्या 12वीं बोलना चाहिए था, ठीक है, 12वीं के विभिन्न संकाय जैसे विज्ञान, वाणिज्य तथा कला, इसके पिछले 3 वर्षों के परीक्षा परिणामों को प्रभावी ढंग से दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, क्या हम इसके लिए सरल दंड आरेख का प्रयोग करेंगे, क्या इसके लिए हम बहुगुणी दंड आरेख का प्रयोग करेंगे, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या फिर घटक दंड आरेख का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न संकाय जब हम विज्ञान, वाणिज्य और कला की बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा राइट होगा भाई, यहाँ पे हम सरल दंड आरेख का भी उपयोग करेंगे और बहुगुणी का भी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये तो सी होगा आपका, ठीक है, और ये आपका डी होगा। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपका राइट बनेगा। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों कि आयत चित्र के माध्यम से निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आयत चित्र जो होता है इसके माध्यम से हम किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, तो वो होती है बच्चों बहुलक। ठीक है, यानी कि पॉलीमर, इसकी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं आयत चित्र से। ओके, फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फोर्थ हो गया ना हमारा, एक सेकेंड, अभी तो ये तीसरा आया था। हाँ देखो तीसरा क्या कहता है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं इनमें शीर्षक क्या कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में जो शीर्षक होते हैं इन्हें उप शीर्षक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उप शीर्षक।
ओके। क्वेश्चन 4, त्वरण के माध्यम से निम्न में से किसका मान ज्ञात किया जा सकता है? तो त्वरण के माध्यम से किसका मान ज्ञात करते हैं, बताइए फटाफट से, सोचिए क्या होगा इसका आंसर, कि त्वरण जो है इसके माध्यम से हम किसको बेसिकली किसके मान को ज्ञात करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ओके, चलिए राइट आंसर है माध्यिका का, तो माध्यिका के मान को त्वरण के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन है, कालिक चित्र यानी कि जो रेखीय ग्राफ है, इसको बनाते हुए जो एक्स अक्ष है इस पे क्या दर्शाया जाता है? तो जब भी हम बात करते हैं रेखीय ग्राफ की, कालिक चित्र की, तो इसमें जो एक्स अक्ष है वो दर्शाता है समय को, यानी कि टाइम पीरियड को दर्शाता है, किसी एक्चुअल टाइम को दर्शाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक सारणी जो मूल आंकड़ों से प्राप्त किए गए परिणामों जैसे कि औसत में, प्रतिशत में या फिर अनुपात आदि को दर्शाती है, तो इस प्रकार की मूल आंकड़ों से प्राप्त सारणी को क्या कहते हैं? तो ऐसी सारणी को क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न सारणी बोलते हैं। कैसी? व्युत्पन्न सारणी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें से हमें एक, केवल और केवल एक सही कथन का चयन करना है। तो पहला कहता है कि त्वरण के माध्यम से बहुलक ज्ञात किया जाता है। अभी हमने देखा बहुलक नहीं बल्कि किसे ज्ञात करते हैं, जो माध्यिका होती है, ठीक है, इसको ज्ञात करते हैं। उसके बाद दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई एक समान होती है। हाँ, ये वाला सही है भाई, क्योंकि जब हम दंडारेख बनाते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है ना, हर एक दंडारेख की, वो एक समान होती है। हाइट कम ज्यादा हो सकती है डेटा को दर्शाने के लिए, लेकिन चौड़ाई एक ही जैसी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो खत्म हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। मैंने तो शायद इससे 30-35 सोचे थे, शायद हो सकता है कि तीसरे वाले में होंगे। ठीक है, आई थिंक जो आपकी यूनिट 3 है ना, 3 वाली, उसमें से आपके 2 से 3 जो है ना सूचकांक सहसंबंध वगैरह, उसमें से किसी एक में होंगे 30-35। वही तो मैं कहूँ, किसी में है तो है। ये तो यहाँ पे कुछ 10 ही 11 निकले। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जो कि हमारी सांख्यिकी उपकरण तथा निर्वाचन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ओके, तो पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करते हैं, फिर इसको सूचकांक की बात करेंगे और फिर आगे और बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो सर्वाधिक प्रयोग है, इसके लिए उपयोग किया जाने वाला माप कौन सा है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला माप कौन सा है? माध्यिका है, समानांतर माध्य है, बहुलक है या फिर तत्मक है? तो इसमें से ए बी सी, इन 3 में से कोई एक है। सोचो क्या हो सकता है जिसके माध्यम, जो कि केंद्रीय माप, केंद्रीय प्रवृत्ति जो है इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है। तो कौन सा है भाई? वो है पॉलीमर, और पॉलीमर को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बहुलक। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो, माध्यिका बेसिकली एक ऐसा औसत है जो कि श्रृंखला को कुछ भागों में बांट देती है। तो अब वो भाग कितने होते हैं वो हमें बताने हैं। तो माध्यिका बेसिकली किसी भी श्रृंखला को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्य का गुण नहीं है? तो इसमें से भाई बताओ माध्य का कौन सा गुण नहीं है? तो माध्य जो है ये गणना में बहुत ही सरल होते हैं। माध्य जो है वो सभी मूल्यों पर आधारित होते हैं, लेकिन ये चरम मूल्यों से प्रभावित हैं। ये गलत है, क्योंकि ये चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद समानांतर माध्य में जो विचलन होते हैं इनका योग क्या कहलाता है? तो समानांतर माध्यम में जो विचलन होता है इसका योग कितना होता है? 1 होता है, बहुत कम होता है, अधिकतम होता है, फिर 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, जब हम समांतर माध्य के विचलन की ही बात कर रहे हैं तो जब इसको जोड़ोगे तो 0 ही निकलेगा, क्योंकि ये हमेशा 0 ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 5th में पूछा गया बच्चों, जब विभिन्न मदों का जो भार है उनके महत्व के अनुसार दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थात जब हम बात करते हैं कि कई प्रकार के जो मद हैं इनके भार को उनके महत्व के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए, उनको दिया जाए, तो ऐसी मदों को हम क्या बोलते हैं? समानांतर माध्य बोलेंगे? नहीं। बहुलक बोलेंगे? नहीं। माध्यिका बोलेंगे? नहीं। तो बोलेंगे क्या? भरित माध्य बोलेंगे। माध्य के 2 प्रकार होते हैं ना, एक तो समानांतर माध्य था और दूसरा था भरित माध्य। तो ये भरित माध्य वाला आपका राइट है। ठीक है बच्चों, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत है। तो गुणात्मक माप के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं बहुलक का उपयोग। ठीक है, ए वाला। अब जो क्वेश्चन है ना, बड़े ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकते हैं। क्यों भाई? क्वेश्चन ज्यादा है और जो क्या बोलते हैं, आपके पास टाइम कम है, इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, कौन सा एक औसत चरम मान से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो एक औसत चरम मान से सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है?
तो वो होता है समानांतर माध्य। ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है एक औसत चरममान से। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो माध्य, बहुलक और माध्यिका ये तीनों हैं, लेकिन माध्य का विचलन ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, क्योंकि ये इसके अंडर में आ जाता है। ओके, तो इसीलिए इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति, इनमें से कौन सी एक स्थिति है जो माध्य है? क्या ये समानांतर माध्य होता है, ज्यामितीय माध्य है, माध्यिका होती है, या फिर हरात्मक माध्य है? तो इसमें से कौन सी स्थिति माध्य है? वो होती है माध्यिका। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अब यहां पे देखो ध्यान से, जब हमने ये देखा कि 5 विद्यार्थियों को अंक दिए गए, पहले को 100 दिए गए, दूसरे को 200, तीसरे को 300, चौथे को 400, पांचवें को 500। ठीक है, तो अब इसमें से हमें क्या बताना है? इसमें से हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसका माध्य बेसिकली क्या बैठेगा? ओके, तो 5 विद्यार्थियों को दिए गए माध्य में से इसमें देखेंगे माध्य क्या निकलेगा। तो 100, 200, 400 और 500, इसके बीच का जो माध्य है वो कितना निकलेगा? 300 निकलेगा। तो क्या बोलेंगे? माध्य होगा भाई 300। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अधिकतर पुरुषों के जो जूते का नंबर है वो ज्यादातर 7 है। 90% जो व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, उनका जूते का नंबर 7 होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप यह दर्शाता है? ठीक है, तो ये माप कौन होता है? ऐसे माप को बोलते हैं बहुलक, जो कि इस तरीके की डेटा को, जानकारी को दर्शाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से एक सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं भाई, जब बहुलक 2 है तो माध्यिका 3 माध्य होगी? नहीं। माध्यिका जो है इसको निकालने के लिए 3 बहुलक -2 माध्य होगा? नहीं। माध्य को निकालने के लिए 3 माध्यिका -2 बहुलक होगा? नहीं। हाँ, बहुलक को निकालने के लिए 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य, ये बिल्कुल राइट बैठेगा। ठीक है, तो डी वाला आपका ऑप्शन है जो यहां पे ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी गणना में सभी मदों को शामिल किया जाता है? तो किसकी गणना में? जो माध्य होता है इसमें सभी प्रकार के आंकड़ों को बेसिकली शामिल किया जा सकता है, सभी प्रकार की मदों को। ओके, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यिका का अवगुण है? यानी कि जब हम माध्यिका के गुण की बात करते हैं तो उसमें से 3 सही है लेकिन एक गलत है। तो माध्यिका जो है ये सरलता से स्पष्ट की जा सकती है, एक आदर्श औसत है, एक ग्राफीय प्रदर्शन है, लेकिन सभी अवलोकनों पर आधारित है, ये गलत है, क्योंकि ये किसका गुण है? ये माध्यिका गुण होता है। ठीक है, ये माध्यिका है। ओके, 15, बहुलक को निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो बहुलक को हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं बच्चों? दंड आरेख के द्वारा। किसके द्वारा? दंड आरेख के द्वारा। बी वाला ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्यवस्थित श्रेणी के मध्यमान को क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, जो श्रेणी व्यवस्थित है तो इसके मध्यमान को माध्य भी नहीं बोलेंगे, बहुलक या चतुर्थक कुछ भी नहीं, इसे बोलेंगे माध्यिका। किसी श्रेणी के व्यवस्थित मान को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 को देखते हैं। श्रेणी का वह मूल्य जो सबसे अधिक बार आता है डैश कहलाता है। तो किसी भी श्रेणी में जब एक मूल्य सबसे ज्यादा बार आता है तो ऐसे मूल्य को क्या बोलते हैं? ऐसे मूल्य को बहुलक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बहुलक बोला जाता है। किसी भी श्रेणी में जो डेटा दिया हुआ है इसमें से कोई डेटा जो है, मान लेते हैं ये वाला बार बार आ रहा है, तो इस डेटा को बहुलक बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, आप ध्यान से देखो, 5, 9, 10, 6, 4, 17, 23, 3, 11, ये आपको डेटा दे दिया गया। अब इसमें से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए लगाइए अपना फॉर्मूला, लगाइए सिक्स सेंस, सोचिए इसमें से कौन सा इसका माध्य निकल के आएगा आपके सामने। ठीक है, तो माध्य अगर हम निकालेंगे तो 3, 4, 5, 6, 9। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आएगा 10, 11 और 17 और 23। तो बीच में बच गया ये 9, 4 इधर हो गए, 4 आपके इधर हो गए, बच गया केवल 9। तो माध्यिका आपकी निकल गई। मध्य के मान को माध्यिका बोलते हैं ना, जो कि श्रेणी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से माध्यिका कितनी आ जाएगी? 9 निकल के आ जाएगी। ओके, अब एक बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 34
77, 18, 6, 8, 17, 22, 6, 34, 6, 56। अब आपको मैंने बताया था बेसिकली बहुलक क्या होते हैं। तो बहुलक जो है वो किसी भी श्रेणी का वो मान है जो कि सबसे ज्यादा बार आता है। तो इस श्रेणी में आप देखो कौन सा मान सबसे ज्यादा बार आया है। तो 6 एक बार आया है, फिर ये दो बार आ गया, ये 3 बार आ गया। ठीक है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा आपका 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक श्रेणी और देता हूं, आप इसमें से सोचो, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। जैसे मानते हैं 1, 4, 5, 10, 5, 6, 5, 4, 7, ठीक है, 9, 12, 4, 5, 6, 6, 7, 9। अब इसमें देखो बहुलक कौन सा निकलेगा। तो ध्यान से देखेंगे, 4 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 5 एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आ गया। तो अभी 5 सबसे पहले है। 6 एक बार आया, 2 बार आया और 3 बार आया। तो यानी कि 4 की बारंबारता कितनी है, 3 है। 5 की बारंबारता 4 है। 6 की बारंबारता 3 है। 10 की बारंबारता केवल 1 ही है। 7 की 2 है और 9 की भी 2 है, 12 की 1 है। तो सबसे ज्यादा कौन आया है, 5 आया है। तो बहुलक कितना होगा आपका, 5 निकल के आएगा। ठीक है ना। तो किसी भी श्रेणी का जो मान जब जब कोई जो मान है वो सबसे ज्यादा बार आता है, उसी को बहुलक बोलते हैं, और इसी प्रकार से बहुलक निकल जाता है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ग्राफीय विधि से किसका मान ज्ञात करने के लिए एक आयात चित्र का प्रयोग किया जाता है। तो बहुलक होता है वो, क्या बोलते हैं उसको, बहुलक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, माध्यिका की गणना करते समय हर एक श्रेणी के जो मध्य हैं इनको हमें व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस श्रेणी के मदों को अपने आंसर को निकालने के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हो या फिर अवरोही क्रम में। तो हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम, इन दोनों में ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी आपने सी क्यों नहीं चुना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि आरोही क्रम में अथवा अथवा या जहां पे अथवा आ गया ना, तो यहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड हो गए किसी एक में, या तो आरोही में या फिर अवरोही में। अगर यहाँ पे अथवा की जगह शब्द होता और, ठीक है, या तथा, तो हम बोल देते कि हाँ ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन अथवा आ गया तो यहाँ पे ये पार्ट में डिवाइड होगा, एक आरोही हो सकता है या फिर एक अवरोही हो सकता है, कोई एक ही रहेगा। तो इसीलिए हमने डी वाला ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, आरोही और अवरोही दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुलक की गणना की जा सकती है। तो बहुलक की गणना की 2 विधियां हैं, एक है अवलोकन विधि के द्वारा और दूसरी है सामूहिकृत विधि के द्वारा। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, ए और बी ये दोनों ही आपकी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप को ग्राफीय विधि के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ग्राफीय विधि के द्वारा किसको हम माप नहीं सकते हैं, माध्य को। ठीक है, इसको हम नहीं माप सकते हैं ग्राफीय विधि के द्वारा। 24, एक विषम वितरण के लिए माध्यिका 30 है और बहुलक 35 है। तो आपको इसका माध्य का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें तो क्या कहा गया है, एक विषम श्रेणी की बात की गई है। विषम वितरण के लिए माध्यिका आपका 30 है और बहुलक 35 है। तो माध्यिका बहुलक को माध्यिक से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप उसका फॉर्मूला लगाइए और जब आप आंसर निकालेंगे, सोचिए फॉर्मूला लगा के आंसर क्या निकलेगा आपका। ठीक है, माध्यिका जिसकी 30 है बहुलक 35 है, क्या माध्य होगा इसका, सोचो सोचो क्या हो सकता है। 35 तो नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, पॉइंट में निकलेगा इसका आंसर। अब पॉइंट में कितना आंसर निकलता है वो देखो, सोचो क्या होगा। चलिए, आपका ऑप्शन डी वाला राइट होगा, 27.5 माध्य निकलेगा। कितना, 27.5। अब देखिए क्वेश्चन 25, 6 छात्रों ने 40, 50, 70, 60, 55 और 45 अंक प्राप्त किए हैं। तो अब आपको माध्यिका ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करते हैं, अंकों को हम एक बार दोबारा लिखते हैं। हम लिखते हैं 40, 45, 50। ठीक है, उसके बाद में 55, फिर है आपका 55 के बाद में 60 और आपका यहाँ पे आता है 70। तो ये हो गए आपके टोटल 6 डेटा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि माध्यिका तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। अब इसमें से कौन सा भाई माध्यिका निकलेगी हमारी, अब सोचो इसमें से कौन सा राइट होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें पहले वर्ग का जो आखिरी होता है उसी को हम माध्यिका, उसी से माध्यिका निकाल देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो 40 और 45, 45 और 50, 50 और 55, 55 और 60 और 70,
इन सभी के बीच में एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो है आपका 5 का। और मेनली डिफरेंस देखा जाता है वर्ग के पहले वाले का, ठीक है, मतलब आखिरी से पहला और इधर से शुरुआत से पहला, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो देखा जाता है। तो डिफरेंस कितना है, 5 है, और इसका भी 5 है, और 50 से 55 के बीच का भी 5 है। तो अब इसको पार्ट दोनों में डिवाइड करने के लिए, दोनों पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 5 को आधा कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। अब जब ये 2.5 आ गया ना, तो ये बीच में माध्यिका कितनी आ जाएगी आपकी, 52.5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये श्रेणी, ये एक पार्ट 1 बन जाएगा और ये इसका पार्ट 2 बन जाएगा। तो ऐसे ही आपकी माध्यिका निकल आएगी। तो माध्यिका कितनी बनेगी आपकी, 52.5 बनेगी, ठीक है। जब इस पर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माध्य का गुण नहीं है। तो माध्य जो है इसे, इसकी गणना बहुत ही सरल है। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य का प्रभाव होता है और बीजगणितीय विवेचना संभव है, लेकिन ये कहना कि चित्र के द्वारा प्रदर्शन संभव नहीं है, ये गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्य का अवगुण नहीं है। तो इनमें से माध्य का अवगुण कौन सा नहीं है, तो चित्र के द्वारा प्रदर्शन संभव नहीं है, ठीक है। माध्य जो है ना, इसकी गणना करना, ठीक है, बहुत ही सरल है। ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई है, क्योंकि एक तरफ है कि माध्य का गुण, तो गुण में गणना सरल है, श्रेणी के प्रत्येक के मूल्य का प्रभाव है, और बीजगणितीय संभावना, मतलब ये संभव है। अब अवगुण नहीं है, तो अवगुण जो है इसके बारे में रहेगा मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है। ओके, तो ध्यान से देखो क्या कहा गया कि माध्य का अवगुण नहीं है, ठीक है। जो तो चित्र के द्वारा प्रदर्शन संभव नहीं है, ये भी अवगुण है। गुणात्मक आकलन कार्य हेतु उपयोगी नहीं है, ये भी अवगुण है। और सभी मूल्यों का मान गणना के लिए आवश्यक है, ये भी अवगुण है। लेकिन इसकी गणना करनी सरल है, ये इसका क्या है, ये एक इसका गुण है, ठीक है। और इसी चीज को मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ पे बताया भी था कि इसका गुण क्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यिका का गुण नहीं है। अब इसमें से फिर से आ गया कि कौन सा गुण नहीं है, तो गणना करना बहुत ही सरल होती है। माध्य का जो मूल है ये निश्चित होता है, इसे ग्राफ के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। सीमांत मूल्यों पर प्रभाव नगण्य होता है, ये गलत है इसका, ये जो है इसका गुण नहीं है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 29 की। इसमें ध्यान से देखो, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा लेकिन आसान है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यिका का अवगुण नहीं है। तो माध्यिका का अवगुण नहीं है, ये बताना है। तो माध्यिका का पहला अवगुण क्या है कि हमें आंकड़ों को ना व्यवस्थित करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मेहनत का काम होता है। बीजगणितीय विवेचना के लिए यह संभव भी नहीं होता है। सीमांत मूल्यों का इस पर प्रभाव नगण्य होता है, लेकिन ग्राफ के द्वारा गणना करना संभव है, ये इसका अवगुण नहीं, ये इसका गुण है, ठीक है ना। तो सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब यहीं पे आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये तो वो हो गए, अभिकथन कारण वाले आ गए। चलो देखो, अभिकथन ए हमारा क्या कहता है कि अंकगणितीय माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, यानी कि जो माध्य है वो चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक है। माध्य की गणना को ज्ञात करते समय सभी मदों पर विचार किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अभिकथन ए भी राइट है, कारण आर भी राइट है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, उसके बाद श्रृंखला में माध्यिका की गणना को करते समय आंकड़ों को हमें या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है भाई, अभिकथन ए राइट है। उसके बाद माध्यिका के बारे में क्या कहा गया है, माध्यिका वह पद है जो श्रृंखला को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। ओके, तो ये दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी है। फिर यहाँ पे आता है एक मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या कहा गया है कि आपको एक श्रृंखला दी गई है जिसमें 8 एक बार आया, 8 दो बार आया, 8 3 बार आया। ठीक है, 2 एक बार आया, 2 दो बार आ गया, और उसके बाद में 5 एक बार आ गया, 5 दो बार आ गया। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि बहुलक 8 होता है। तो श्रृंखला का बहुलक कितना निकलेगा आपका 8, क्योंकि ये 3 बार आया हुआ है। तो बहुलक का मान क्या होता है, जो श्रृंखला में ज्यादा आए, है ना। एक श्रृंखला का बहुलक वह मद है जो इसे दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। गलत है, क्योंकि जो श्रृंखला को दो पार्ट में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माध्यिका, है ना। तो बहुलक यहाँ पे गलत हो जाएगा। बहुलक के लिए यह डेफिनेशन होती है कि एक श्रृंखला में जो मान सबसे ज्यादा आता है वो बहुलक होता है, तब ये राइट हो जाता।
तो ए तो हमारा सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत हो गया, तो सही है लेकिन आर गलत है। ओके, तो इस प्रकार से आप ये समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया भाई हमारा सेक्शन, अरे पेपर थोड़ी ना है जो सेक्शन ए पे आ गए तो ये आपका तीसरा जो था इसका का वाला पार्ट हो गया। अभी इसका आपका गा और घा रह जाता है, दो पार्ट हैं अभी। अब बात करते हैं आपकी यूनिट 3 की, जो आपका फोर्थ थर्ड वाला है सह संबंध, इसके बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रैंक किए गए चर को मापने के लिए निम्नलिखित में से सह संबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। अर्थात जब हम बात करते हैं कि कोई जो चर है वो रैंक किया हुआ है, अर्थात रैंक किए गए चर को मापने के लिए हम किस सह संबंध गुणांक को उपयोग में लाते हैं, पियर्सन को, फिशर को, स्पीयरमैन या फिर मार्शल को। तो किसको उपयोग में लाते हैं भाई, तो वो होता है स्पीयरमैन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध गुणांक है। तो इसमें से सहसंबंध गुणांक कौन सा है, यह है एक साथ दो से अधिक चर के बीच मापा जा सकता है। बिल्कुल सही है। प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हमेशा माप इकाइयों में व्यक्त होता है, उपरोक्त सभी। तो जहां तक मुझे लगता है इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए वाला है कि एक साथ दो से अधिक जो चर है इनके बीच को मापा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हाँ, यहां पे ध्यान से सुनो, निम्नलिखित में से आपको इस सह संबंध गुणांक पहचानना है कि कौन सा है। अब यहां पे देखो ध्यान से, आपका ना एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, ये जितनी भी आपकी बातें दी गई है ना, ऑप्शंस, ये सारे राइट है। आंसर मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये उपरोक्त सभी राइट है। अब पेपर में आपसे पूछा जाए कि सह संबंध गुणांक की व्याख्या कीजिए, क्या होता है, समझाइए, तो कैसे बताओगे। सह संबंध गुणांक एक विखराव में कुछ जानकारी को कुशलता से संक्षेप रूप में प्रस्तुत करता है। एक तरह का ये सूचकांक है जो कि उन बिंदुओं के माध्यम से सबसे अच्छी फिटिंग सीधी रेखा के विचलन के बिंदुओं को कैसे बंद करें इसको दर्शाता है। आपको प्रकीर्ण आरेख के ढलान की दिशा भी बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डी वाला जो ऑप्शन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ की। तो फोर्थ में है कि निम्नलिखित सेट में 3 के स्कोर को रैंक करें। तो 3 का स्कोर क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक हो गया रैंक पे सेकंड, और रैंक पे मतलब एक तो सेकंड पे आ गया, अब ये फोर्थ पे आ गया। तो आपको इस श्रेणी के हिसाब से पूरा रैंक इसका स्कोर आपको निकालना है। तो जो रैंक स्कोर है इसका वो कितना बन जाएगा, सबसे ज्यादा कितना है, 4। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे फोर्थ, नहीं फोर्थ तो नहीं होगा, एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं होगा। 3 के स्कोर को हमें निकालना है ना, तो 2 और 4 के बीच का यहाँ पे हम देखेंगे 3.5 निकलेगा। इसका कितना निकलेगा, 3.5 निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, वही तो मैं कहूँ, ये या तो दूसरी विधि मैंने उपयोग में ला दी थी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और है, स्कोर के निम्नलिखित सेट में आपको 6 का स्कोर निकालना है। अब ये थोड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी आ गई है। तो 6 का स्कोर यहाँ पे दिया गया, पहला ये है, दूसरा ये है, और आपका तीसरा ये है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 6 का स्कोर इसमें से कितना निकलेगा, फॉर्मूला लगाओ, निकालो कितना निकलेगा, सोचो कितना आंसर होगा इसका। तो कितना आंसर निकलेगा, 4। कितना निकलेगा इसका, 4 निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऋणात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। तो ऋणात्मक सहसंबंध के उदाहरण में कौन सा शामिल हो जाएगा, तो इसमें जो राइट है वो है आपका ए वाला। कैसे, क्योंकि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक जिस मांग की, एक सेकेंड, जिस मांग, ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, आप कैसे समझोगे। ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण ये है, कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक जिसकी मांग नीचे जा सकती है उसी को ऋणात्मक सहसंबंध बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जब कीमतों की वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप जो मांग होती है वो नीचे पहुंच जाती है, इसी को ऋणात्मक सहसंबंध बोलते हैं, है ना। तो आपका ए राइट है। वही तो कहूँ, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, हिंदी में यही तो दिक्कत होती है, सेंटेंस थोड़े वैसे होते हैं फिर समझ में नहीं आते कि क्या कहा गया है, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखो 7वां क्या कहता है, यदि ग्राफ में प्लॉट किए गए बिंदु पूरे आरेख में फैल जाएं तो क्या होगा इसमें, यानी कि ग्राफ में प्लॉट किए गए जो बिंदु है ये पूरे के पूरे ग्राफ में फैल जाए, आरेख में फैल जाए, तो क्या होगा, तो कोई भी सहसंबंध यहां पर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित धनात्मक सहसंबंध के उदाहरण हैं। तो धनात्मक सहसंबंध का इसमें से कौन सा उदाहरण है, जब वस्तु की कीमत और आपूर्ति की मात्रा एक साथ होगी, बढ़ेगी, तो इसको हम धनात्मक सहसंबंध बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वस्तु की कीमत और आपूर्ति की मात्रा घटेगी तो ये ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, सह संबंध की डिग्री 0.25 और 0.75 इसके बीच है, तो इसके बीच का जो बेसिकली मान है वो क्या कहलाएगा? तो सह संबंध की डिग्री जो है ये क्या कहलाएगी? 0.25 से और 75 के बीच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मध्यम, सी बोलेंगे, ठीक है, मध्यम। क्वेश्चन नंबर 10, सह संबंध की मदद से तीन या फिर जो अधिक चर के बीच का संबंध है इसका अध्ययन किया जाता है। तो सह संबंध की मदद से तीन या फिर अधिक जो चर होते हैं इसके बीच के संबंध को अध्ययन को क्या बोलते हैं? विभिन्न। क्या बोलते हैं? विभिन्न। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसलिए ध्यान से समझो। सह संबंध गुणांक क्या निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है? अभी तक हमने ये जितना सह संबंध गुणांक के बारे में पढ़ा, आखिर इसको हम किसके निर्धारण के लिए उपयोग में लाते हैं? ठीक है, तो इसको हम बेसिकली x और y चर के बीच संबंध की मात्रा को निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। x y चर की मात्रा के संबंध को निर्धारण करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए कि ऊंचाई के बीच सहसंबंध गुणांक जो कि फुट में मापा जाता है बनाम वजन जो कि पाउंड में मापा जाता है 0.40 है। तो सहसंबंध गुणांक बनाम वजन जो है वो 0.40 है। इंच में मापा गया बनाम वजन में मापा जाने वाली ऊंचाई का सहसंबंध गुणांक क्या है? अब यहाँ पे आपको एक डेटा दे दिया गया है कि 12 इंच 1 फुट, 16 औंस 1 पाउंड। तो इस प्रकार से आपको 0.4 पाउंड के हिसाब से आपको सहसंबंध गुणांक बताना है। तो निकालो क्या आंसर निकलेगा? तो इसका आंसर भी 0.40 ही निकलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे कुछ एक आधा वो हो गया, क्या बोलते हैं, अभिकथन कारण का। तो वो देखो क्या है, यदि आंकड़ों में कुछ चरम मान होते हैं तो स्पीयरमैन का रैंक सहसंबंध गुणांक बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, रैंक सहसंबंध गुणांक चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, ये भी ठीक है। तो अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। उसके बाद है कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांकों का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब चरों के बीच एक रैखिक संबंध हो, क्योंकि जब x चर और x चर के बीच एक रैखिक संबंध होता है तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना करना भ्रामक हो सकता है। ठीक है, तो तभी करना उपयोग चाहिए इसको जब दो चरों के बीच का एक ही संबंध रैखिक हो तब। ओके, तो सही भी है दोनों और व्याख्या भी है। यदि आप अपनी पढ़ाई में कम घंटे बिताते हैं तो कम अंक यानी कि कम ग्रेड प्राप्त करने की संभावना आपकी हो जाती है। यह नकारात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। देखो, ये जो उदाहरण दिया गया है ना, उदाहरण भले ही आपका ठीक है लेकिन नकारात्मक सहसंबंध कहना ये गलत है। तो आपका अभिकथन ए तो सही है लेकिन कारण आर इसकी व्याख्या नहीं करता है, यानी कि है तो ये सही, ठीक है, लेकिन ये व्याख्या इसकी नहीं करता है। ओके, तो इस प्रकार से तीसरे का आपका जो दूसरा वाला पार्ट था थर्ड यूनिट का वो भी हमने देख लिया यहाँ पे, गा यानी कि सहसंबंध के बारे में। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके सबसे आखिरी वाले पार्ट की। तो आखिरी जो है वो है हमारी इकाई थर्ड का सूचकांक। ठीक है, तो यूनिट थर्ड का आपका जो सूचकांक वाला है तो इसमें कहा गया है सूचकांक संख्या क्या संदर्भ वर्ष, यानी कि सूचकांक संख्या का संदर्भ वर्ष क्या है। ठीक है, तो सूचकांक जब भी हम निकालते हैं, इंडेक्स जब भी हम निकालते हैं तो इसका जो ईयर होता है वो क्या वो वर्तमान साल होता है? वर्तमान में तो कभी नहीं निकालते, पिछले साल हो सकता है, पहला साल हो सकता है या फिर आधार वर्ष सकता है। तो जब भी हम इंडेक्स को निकालते हैं ना, बनाते हैं, तो उसमें हम आधार वर्ष को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, सी वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस वस्तु का भाव सबसे अधिक है। अर्थात जब हम औद्योगिक श्रमिकों की बात करते हैं तो उनके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पे खर्च होता है? क्या उनके आवासों पे, कपड़ों पे, स्वास्थ्य पे या फिर भोजन पे? तो सबसे ज्यादा जो बेसिकली मूल्य सूचकांक है वो होता है भोजन पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरे इतनी जल्दी नहीं, जीवन यापन की लागत में परिवर्तन का सबसे अच्छा सूचकांक है। अर्थात जीवन यापन की जो लागत है इसमें परिवर्तन का सबसे अच्छा सूचकांक क्या है कि थोक मूल्य सूचकांक या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मिल गया आंसर हमको, क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जीवन यापन की लागत में परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं इनके स्तर में वृद्धि को दर्शाता है?
तो जब भी आईपीपी में वृद्धि होती है तो यही सूचकांक अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की स्तर की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बच्चों कि मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई दर को निम्नलिखित में से साप्ताहिक परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है। अगर हम साप्ताहिक परिवर्तन की माप करें मुद्रास्फीति की तो किस रूप में मापा जाता है इसको, तो इसको मापा जाता है WPI में। ठीक है, WPI। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सूचकांक के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सूचकांक के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक आधार वर्ष की कीमत, यानी कि आपने जो इंडेक्स तैयार करना है, सूचकांक तैयार करना है, उसके लिए आपने सोच लिया कि आपको कौन से वर्ग का, किस प्रकार की वस्तु सेवाओं का सूचकांक तैयार करना है, फिर आप आधार वर्ष की कीमत के आधार पे उस सूचकांक को तैयार कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक का एक प्रकार नहीं है। तो सूचकांक का कौन सा प्रकार नहीं है, तो सेनेक्स प्रकार है, निफ्टी भी एक प्रकार है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी प्रकार है, लेकिन महंगाई दर ये कोई प्रकार नहीं है भाई, है ना, बी वाला हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे, वह भार कीमत सूचकांक, ध्यान से, वह भार कीमत सूचकांक जिसमें वर्तमान वर्ष की मात्रा को एक भार के रूप में प्रयोग किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमने उस भार कीमत सूचकांक की जो कि वर्तमान वर्ष की मात्रा को भार के रूप में प्रदर्शित करता हो, प्रयोग किया जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सरल सामूहिक सूचकांक, लेस्पियर सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर पाश्चेय सूचकांक। तो इसमें से कौन सा राइट है भाई, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पाश्चेय सूचकांक। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा की खरीदने की शक्ति है। तो जब हम मुद्रा की खरीदने की शक्ति की बात करते हैं तो ये क्या दर्शाता है, ये कीमत सूचकांक के विपरीत होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एक निश्चित वर्ष एक देश की कीमत स्तर आधार वर्ष के काल में 25% बढ़ा है, तो कीमत सूचकांक क्या होगा। सिंपल सी बात है, मान लेते कि एक देश के निश्चित वर्ष की कीमत स्तर जो है वो 100 रुपए थी। ठीक है, अब वो 25% बढ़ गई, यानी कि 125 हो गई। तो जो पहले उसका 100% था, अब वो कितना हो गया, 125%। तो सिंपल सा है, आपका 125 हो गया यहाँ पे, है ना, बहुत ही आसान था। ओके, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से पढ़ो। फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक माना जाता है क्योंकि, अर्थात कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और एक फिशर, तो इन तीनों में से जो फिशर हैं इनके सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई, क्योंकि इनका जो सूचकांक है यह गुणोत्तर माध्य पर आधारित होता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ माध्यमान पर माध्य माना जाता है। अर्थात क्यों माना जाता है इनके आदर्श को सूचकांक आदर्श, क्यों इनके सूचकांक को आदर्श सूचकांक, क्योंकि यह गुणोत्तर माध्य पर आधारित होता है। ठीक है, इसीलिए। अब हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। कैसे, पेपर में यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताओ बच्चों सूचकांक की सीमाएं क्या होती हैं, तो आप कैसे बताओगे सूचकांक की क्या क्या सीमाएं होती हैं। तो आप बताना, सर देखो सूचकांक की सबसे पहली सीमा ये है कि यह केवल और केवल जो सापेक्षिक परिवर्तन है इसको मापता है। ठीक है, सूचकांक जो है केवल संख्यात्मक परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक जो है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते हैं, कुछ % जो है इसमें कमियां होती हैं। सूचकांक की विभिन्न विधियों से विभिन्न परिणाम निकल के आते हैं। सूचकांक प्राप्त करने की कई विधियां हैं, हर एक विधि से अलग परिणाम निकल के आते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा आधार वर्ग कीमत जो है वस्तुएं, ठीक है, वर्ग वगैरह, फिर हमारे लिए चुनौती ये होती है कि भाई हम किस विधि का उपयोग करें सूचकांक को बनाने के लिए, है ना। तो हर एक विधि से अलग अलग परिणाम निकल के आता है। तो ये जो चारों बातें सूचकांक की सीमाओं के बारे में बिल्कुल सही है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये भी हो गया। अब एक सेकंड में एक बार चेक करता हूं, आपकी यूनिट 4 जो है 4th यहाँ पे नहीं है, ये है, एक सेकंड लास्ट में एक बार देखता हूं। ओके, अच्छा ये 7 आ गई, तो 4 यूनिट आपकी जो है ना उसमें है, क्या बोलते हैं, जो सेकंड वाली बुक है ना आपकी उसमें है 4 यूनिट। ठीक है, मैंने शुरुआत में बोला था इसमें 4 यूनिट है, बट नहीं, टोटल 3 ही यूनिट थे आपकी इसमें। ओके,